हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये इस चैप्टर का 4th वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हैं, ठीक है, जिसमें मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग जो है वो करवाई है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि जिन्होंने अभी तक वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप वो देखें, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पे या क्वेश्चन आंसर्स का लेक्चर जो है वो अटेंड करें। क्योंकि जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे, जब तक आपको चैप्टर की समझ नहीं होगी, तो क्वेश्चन आंसर्स को भी समझना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। 9th पॉलिटिकल साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, वो आपको दिखेगी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे आज तक मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर लिए हैं, वहाँ पे आपको सबकी सब वीडियोस जो हैं वो दिख जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये नीचे जो है यहाँ पे आपको कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपने क्या करना है, उन मिस्टेक्स को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और उनको दोबारा से लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। उन बेसिस पे जो भी आपने इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी ना, उन बेसिस पे आपने उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है एंड देन रीराइट करना है। तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या है कि आपको क्या बोल रहा है। जो लीडर्स हैं ना फ्रीडम मूवमेंट के, उनकी ये सोच है, उनका ये मानना है कि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक होगी या नहीं होगी इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। उनका ये मानना था, वो इस सोच में थे कि पता नहीं अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो पता नहीं हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट जो इनका आंसर है मैं आपको आगे बताऊँगी, पहले हम क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट रीड कर लेते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या पूछी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, क्या वो सभी सेम व्यूज़ को क्या करते हैं, मतलब सभी सेम उन सबके सेम व्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को लेके। देन उसके बाद थर्ड इसमें स्टेटमेंट जो है वो बोली है, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। ये मैं आपको जब आंसर कराऊंगी ना तब बताऊंगी कि क्यों गलत है। उसके बाद देखिए डी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है चेंज, ठीक है, बदलाव लाना, चेंज करना। तो क्या बुलाया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता बिकॉज वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊंचा कानून है कंट्री का, इसलिए उसके अंदर बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना आपकी, जिसमें बोला हुआ था कि जो लीडर्स हैं फ्रीडम मूवमेंट के, वो जो है वो ये नहीं वो क्या बोल रहे थे कि जो लीडर्स हैं फ्रीडम मूवमेंट के, वो उनका ओपन माइंड है इस सोच को लेके कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक होगी या नहीं होगी इंडिपेंडेंस के बाद। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के had a consensus that after independence India will be a democratic nation। उनकी ये मान्यता थी, वो ये सोच रहे थे, उनको ये था कि भाई आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो बन के सामने आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी कि जो आपके मेंबर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के, उन सबके सेम व्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पे। तो ये स्टेटमेंट भी सही थी, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सबके सेम व्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स पे। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो गए, जैसे इंडिया के अंदर जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। और इन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सबके सेम राय थी, सेम व्यूज़ थे। देन उसके बाद क्या बोला है, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज अ कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूर होगा। क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सभी कंट्रीज़ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन वो सारी कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सभी कंट्रीज़ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे संविधान है, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक होंगी, ठीक है। लेकिन वो कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देन उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते बिकॉज वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज
कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया जाएगा टाइम टू टाइम, और सिटीजन्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, हाँ वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, लेकिन उसके अंदर बदलाव भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा, जैसे जैसे लोगों की नीड्स चेंज होती जाएंगी, बदलती जाएंगी, तो वैसे वैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट लानी होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आपको यहाँ पे नीचे फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो था, सबसे ज़्यादा मतलब किस कारण जो था वो साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया गया था, सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या था उनका। तो पहले इन्होंने क्या बोला है, बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर, नहीं ये नहीं था। बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये भी कारण नहीं था। बिटवीन द वाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी, हाँ ये था। बिटवीन द कलर्ड मिनॉरिटी एंड द ब्लैक मिनॉरिटी, नहीं ये भी नहीं था। ठीक है, कौन सा रीज़न था जिस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया था साउथ अफ्रीका का, कि जो वाइट मेजॉरिटी थी वो क्या कर रही थी, डिस्क्रिमिनेट कर रही थी ब्लैक मिनॉरिटी को। दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही आएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे क्या है, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। आपने बताना है, ये जो नीचे आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं ना, प्रोविजंस क्या होता है। तो प्रोविज़न का मतलब होता है मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर समबॉडी टू यूज़, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल कराने की क्रिया बोल सकते हैं, या प्रोसेस बोल सकते हैं, या फिर किसी को कुछ देना या कुछ पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा था, हमें बेसिक राइट्स दे रहा था। तो यही बोला हुआ है कि ये जो प्रोविजंस आपको नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दैट इज़ पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, नेम ऑफ द कंट्री। इसमें से ये जो है ना आपका नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये जो है ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में नहीं आता है। दैट इज़ वाई आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने क्या करना है, आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, आपको लीडर्स के नाम दिए हैं, और आपके राइट साइड पे उनके रोल्स दिए हैं कि उनका क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, ठीक है, कॉलम ए एंड कॉलम बी करके अगर हम पढ़ें तो जो ए कॉलम है उसमें आपको लीडर्स के नाम दिए हैं, और जो बी कॉलम है उसमें आपको उनका काम दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका क्या रोल रहा। तो अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू जो थे ये कौन थे, इन्होंने क्या काम किया था। तो मोतीलाल नेहरू जो थे इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था इंडिया के लिए 1928 में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है आपके ए का ऑप्शन। देन उसके बाद बी आर अम्बेडकर जो थे ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। देन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। देन उसके बाद आपका आ जाता है सरोजनी नायडू, ये मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है, तो आपको ये मैंने आगे आंसर्स में भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर्स दिए हैं, यहाँ से आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको जो है फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेहरू स्पीच टायरेस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, एक एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए हुए हैं, एक्सट्रैक्ट होता है एक स्टेंजा वगैरह जिसको आप बोल सकते हैं, या कुछ लाइंस वगैरह जो है वो टायरेस्ट विद डेस्टिनी से आपको दी गई हुई है। नेहरू की स्पीच की टायरेस्ट विद डेस्टिनी से आपको कुछ लाइनें जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया हुआ है, और आपको उनका आंसर करना है। वो क्या है देखिए, Why did Nehru use the expression not wholly or in full measure in the first sentence? सबसे पहले जो है वो नेहरू ने not wholly और in full measure जो है ये सेंटेंस, ये एक्सप्रेशन जो था वो यूज़ किया था, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये बताना है हमने। देन सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है, व्हाट प्लेज डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक, कि कौन सी जो शब्द है, कौन सी ऐसी प्लेज है जो नेहरू चाहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग जो हैं वो लें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हु वाज ही रेफरिंग टू। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे जो ग्रेटेस्ट मैन है हमारी जनरेशन के, ठीक है, वो नेहरू जो है वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन किसको बोल रहे हैं ये बताना है आपने। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो एम्बिशन है हमारे ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन का, उसका ये एम्बिशन है, उसकी ये एम है कि वो हर एक की आंख से आंसू को क्या करेगा, साफ करेगा, किसी की आंख में आंसू नहीं आने देगा। हु वाज ही रेफरिंग टू,
ही का यहाँ पे आ गया नेहरू। नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो किसको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे मैंने बोला ना ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन, ये लाइन यूज़ की है उन्होंने, ये वर्ड यूज़ किया है। तो ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया है? तो चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं इसके। तो क्या बोला है, फर्स्ट क्या बोला है उन्होंने कि वाई डिड नेहरू यूज़ द एक्सप्रेशन, कि नेहरू ने ये चीज़ जो है वो क्यों बोली है, कौन सी, नॉट होली और इन फुल मेजर, ये लाइंस क्यों यूज़ किए, इन एक्सप्रेशंस का यूज़ क्यों किया है? तो देखिए हम देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपनी स्पीच टाइरेस्ट विद डेस्टिनी यूज़ दिस एक्सप्रेशन, उन्होंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया है, नॉट होली आर इन फुल मेजर एज फॉर हिम, क्योंकि उनके लिए नेशन बिल्डिंग जो था वो एक चैलेंज था, एक मतलब चैलेंज टास्क था जिसको जो है वो एक ही रात में अचीव नहीं किया जा सकता है। दैट मीन नेशन बिल्डिंग क्या बोला है, एक इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना जो था, ये जो चैलेंज दिया गया था, ठीक है, ये जो है इसको हम एक ही रात में, नेशन बिल्डिंग का जो चैलेंज दिया गया था इसको हम एक ही रात में अचीव नहीं कर सकते थे। नेशन को बिल्डअप करने के लिए हमें जो है वो मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे करके जो है वो नेशन बिल्डअप होगा, एक ही रात में हम नेशन को जो है वो बिल्डअप नहीं कर सकते, नेशन को मतलब नेशन की फ्रीडम को या नेशन के अंदर किसी भी चीज़ को जो है वो हम एक ही टाइम पे नहीं अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई उन्होंने बोला कि नेशन बिल्डिंग के लिए वो चाहते थे, नेहरू चाहते थे कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि एक धीरे धीरे करके जो है, या धीरे धीरे करके या फिर एक लंबा समय लेके हम नेशन को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है कि नेहरू जो थे वो किस तरह की प्लेज जो थे, ठीक है, प्लेज क्या होता है, आप बोल सकते हैं शपथ बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रण लेना, ठीक है, प्रण लेना, या फिर आप बोल सकते हैं प्लेज। प्लेज का मतलब हो गया प्रॉमिस करना या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह पे क्या करना, उसमें सहमति देनी, या फिर प्लेज लेना, कसम लेना, ठीक है, आप बोल सकते हैं। तो क्या बोला है, वचन देना बोल सकते हैं, प्रॉमिस करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, नेहरू जो है वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि किस मतलब नेहरू जो थे वो किस तरह की प्लेज जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर से चाहते थे, यानी कि कौन सा प्रॉमिस जो था, कौन सा एग्रीमेंट जो था, कौन सी वचन जो था वो उनसे चाहते थे। तो जो प्लेज वो चाहते थे मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये था कि वो अपनी लाइफ्स को, अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दें इंडिया की सर्विस में, इंडियंस की सर्विस में और ह्यूमैनिटी की सर्विस में, ठीक है। वो चाहते थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो लीडर्स थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिन लीडर्स का रोल रहा, वो क्या करें, अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दें, न्यौछावर कर दें इंडिया की सर्विस के लिए, इंडियंस के लिए, इंडियन लोगों के लिए, और इंडिया के अंदर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सर्व करें, ठीक है। ये सारे जो थे वो प्लेज जो थे, प्रॉमिस जो थे, वो उनसे चाहते थे। लास्ट इन्होंने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट दी थी कि ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन जो है वो, ये उसकी मेन एम ये है कि वो हर एक की आंख से आंसू को क्या करे, साफ कर दे, ख़त्म कर दे, किसी की आंख में, किसी की भी आंख में उसको आंसू नहीं दिखने चाहिए, वो ये चाहता था, ठीक है। हु वाज ही रेफरिंग टू, यहाँ पे ही कौन है, मैंने अभी बताया, ही जो थे वो नेहरू थे। यहाँ पे नेहरू जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे नेशन के फादर हैं। देन उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है, हेयर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग। यहाँ पे आपको क्या है, ये आपके प्रियम्बल से कुछ वर्ड्स निकाल के दिए हुए हैं, ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये गाइडिंग वैल्यूज़ हैं और साइड पे आपको उनके मीनिंग्स दिए हैं, आपको क्या करना है, उनको रीराइट करना है और मैच करना है करेक्टली, ठीक है। ये आपका ए कॉलम आ गया, ये आपका बी कॉलम आ गया। तो आपको क्या करना है, ये मतलब सोवरेन के आगे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इनको वापस से रीराइट करना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सोवरेन, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, सेकुलर। तो सोवरेन क्या होता है, सुप्रीम, ठीक है, उनके पास ये राइट है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किनके पास, इंडिया के लोगों के पास। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड वन क्या है, देखिए सेकंड है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या बताया था कि हेड जो होगा, स्टेट का जो हेड होगा वो कौन होगा, इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, ना कि हायरार्किकल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन। देन उसके बाद फ्रेटर्निटी, तो मैंने बताया था कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो कैसे रहें, एक फैमिली की तरह रहने चाहिए, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर्स की तरह रहें। सेकुलर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, ओके। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वो क्या है। तो यहाँ बोला हुआ है, हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन November 26th।
प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आप खुद करोगे, आप खुद बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो नवंबर 26 को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, स्कूल के अंदर कैसे सेलिब्रेट किया गया है या कैसे आप करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट देनी है। आप यहाँ पे मैक्सिमम 150 वर्ड्स का यूज़ करके आप ये रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सीड नहीं करना, सिर्फ 150 वर्ड जो है वो आप उन 150 वर्ड्स में क्या करिएगा, इसको कंप्लीट करिएगा। ओके, देन उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा हुआ है, हेयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया डेमोक्रेसी। यहाँ पे नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दिए हुए हैं, इन ओपिनियंस को देखकर आपको बताना है कि कौन सा ओपिनियन जो है वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। ये जो नीचे आपको ओपिनियंस दिए ना, इनको आप कितनी इंपॉर्टेंस दे सकते हो या इनके बारे में आप क्या अपनी राय दोगे, उनके बारे में बताइए। जैसे पहला है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर वो ब्रिटिशर्स का गौरव का दिया हुआ तोहफा है। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर द ब्रिटिश रूल। हम लोग जो है वो ट्रेनिंग ले रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम करने के लिए ब्रिटिश रूल के अंडर। तो आप इसको जो है वो कैसे फेवर करेंगे, अपना ओपिनियन कैसे देंगे, ठीक है, ये मैं आपको जब आंसर करवाऊंगी तब बताऊंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो चैलेंज कर रही है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को और डिनाइल कर रही है डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस। यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था उसने क्या किया था, कॉलोनियल को यानी कि ब्रिटिश रूल को एक्सप्लॉयट करने की चैलेंज लिया था, और वो क्या कर रहा है, इंडियंस को फ्रीडम अलग अलग तरह की फ्रीडम देने से मना कर रहा है। डिनाइल का मतलब होता है मना करना। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। उन्होंने बोला फ्री इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ डेमोक्रेटिक होगा। तो इसको क्या है, इसको इस ओपिनियन को कैसे ये जो है हम बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है, ये मैं आपको जब मैं आंसर करवाऊंगी तभी बताऊंगी, ठीक है। अभी देखिए थर्ड में क्या पूछा हुआ है, वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस। यानी कि हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो हमें ऐसे लीडर्स मिले जिनकी सोच जो थी वो डेमोक्रेटिक थी, ठीक है, लोकतंत्री सोच थी। द डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शोज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दीज लीडर्स। जो डिनाइल यानी कि कुछ और कंट्रीज इंडिपेंडेंट न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में ये मना किया गया था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। वो चीज़ क्या शो करती है, वो चीज़ शो करती है कि जो हमारे कंट्री के लीडर्स थे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा, ठीक है। देखिए अब हम इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रही है, जैसे ये जिसमें बोला था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मतलब उन्होंने क्या गिफ्ट किया है हमें, डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर वो ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा एक गिफ्ट दिया गया है इंडिया को। तो ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू दैट जो एक्सपीरियंस था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी हेल्प की ऐसी इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने में इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो ये है आपकी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया को गिफ्ट के तौर पे दी है, बिकॉज इंडियन लीडर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की थी इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने में, बहुत साल जो था उन्होंने स्ट्रगल किया। इसलिए हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को एज अ गिफ्ट दिया, ठीक है। नो डाउट ब्रिटिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि उन्होंने हेल्प किया, हमें ट्रेन किया, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जिसकी वजह से हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर फॉर्म किए। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें उन्होंने डेमोक्रेसी को एज अ गिफ्ट दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स की थी, फाइट्स की थी, प्रोटेस्ट किए थे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, ठीक है। तो सेकंड क्या था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो चैलेंज करता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को। फ्री इंडिया जो है उसमें सिर्फ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस डेमोक्रेसी ही आती है। तो ये देखिए क्या है, येस फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग, यही बोला कि फ्री इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं है लेकिन डेमोक्रेटिक है, बिकॉज जो पीपल हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सफ़र करनी पड़ी थी। और इस चीज़ से ये रियलाइज़ होता है कि कंट्री को रूल करना जो था वो मतलब लोगों के लिए उस समय पे डिफ़िकल्ट था। इट वॉज नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बनाया जाए। थर्ड क्या था कि जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही लकी रहे, बिकॉज उनकी एक डेमोक्रेटिक सोच थी। बाकी और भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पे डेमोक्रेसी को नहीं मतलब उसको मना कर दिया गया, और ये चीज़ जो थी वो ये शो करती थी कि हमारे उन लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो ये जो है येस इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, बिकॉज हमारे लीडर्स और उनके डिसीजन की वजह से हमें डेमोक्रेसी मिली और उन्हीं की वजह से हमें फ्रीडम भी मिली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। ये ओपिनियन जो था इसी ने मतलब ये ओपिनियन जो थे कुछ हद तक इन्होंने अपना रोल प्ले किया हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। देन आगे देखिए क्या है, 9th क्वेश्चन जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वो ऐसे ही जो है
एक मतलब इसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट टाइप सी लिखनी है, तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये करवा दूंगी। आगे आपको दिया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपको क्या करना है, रीज़न देना है कि वो स्टेटमेंट क्यों सही है और क्यों गलत है। अगर वो सही है तो क्यों सही है, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। जैसे हम बात करें फर्स्ट की, द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी है, ठीक है, जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को रूल करने की, वो वैसी ही है जैसे दूसरे लॉज को रूल, जैसे दूसरे लॉज को रूल किया जाता है, जैसे दूसरे कानून को रूल किया जाता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जिनके पास अथॉरिटी थी, वो भी वैसे ही रूल करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो थी वो सही नहीं थी, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी आपको इसके पीछे क्या रीज़न था। सेकेंड जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये हमें बताएगा कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स थे वो कैसे काम करेंगे, या कैसे मतलब उनका रोल रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। थर्ड जो है इसमें पूछा हुआ है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ जो है वो बताई गई है कि जो राइट्स है सिटीजन्स के और जो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट्स लगाई गई है, क्या वो सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज़। तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ना कि वैल्यूज से रिलेटेड। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है, अभी देखिए इनके रीजंस। तो क्या बोला है यहाँ पे, हाँ, पहली क्या स्टेटमेंट थी कि जो अथॉरिटी है ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रूल करने वाली अथॉरिटी है वो सेम है दूसरे कानून को रूल करने वाली। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ। देन उसके बाद क्या बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताएगा कि डिफरेंट ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के वो किस तरह से काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसाइड करता है रोल और पावर्स किसकी, लेजिस्लेचर की, जुडिशियरी की और एग्जीक्यूटिव की। लेजिस्लेचर्स में लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जुडिशरी में देखा जाता है कि ये लॉज जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी पावर्स और रोल्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उनको उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो ऑर्गन्स है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनको कैसे फॉर्म करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। थर्ड क्या था कि जो राइट्स थे सिटीजन्स के और जो पावर्स के ऊपर गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बताया हुआ है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को उनके राइट्स देती है और पावर्स गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर लिमिटेशन लगाती है। गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन इसलिए लगाती है क्योंकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, और राइट्स वो इसलिए देती है सिटीजन्स को कि अगर कोई सिटीजन के अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट जो है वो गलत कर रही है तो वो उन राइट्स का यूज़ करके अपनी आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट क्या है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज। ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ना कि वैल्यूज से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैल्यूज को भी इंड्योर करता है, वैल्यूज के बारे में भी बोलता है जो सभी इंस्टीट्यूशन के बीच में काम किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या था, आपके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, तो उन रिलीजन को मतलब हार्म ना हो, आपके रिलीजन्स के ऊपर कोई भी गलत मतलब डिसीजन ना ले, तो ये काम कौन देखेगा, आपकी गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ भी जो है वो सिक्योर रहती हैं और इंस्टीट्यूशन जो है वो भी अपना काम करते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।